और जोरदार तालियों से स्वागत करिए देश के लोकसभा सांसद, बेजोड़ वक्ता एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का, जिनसे सवाल जवाब के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा मेरे सहयोगी कार्तिकेय शर्मा को। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो एआईएमआईएम चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी जी का। कैसे हैं आप? आपने देखा प्रोग्राम का नाम ऑल इंडिया भाईजान? पसंद आया आपको? नहीं, आप लोग बदनाम करने पे तुले हुए हैं तो कुछ नहीं कर सकता। नहीं, मैंने तो बड़े प्यार से भाईजान बोला। हम ही भाईजान बना के बाकी सब क्या है नहीं मालूम। चलिए, मुझे तो लगता था भाईजान प्यार से बोला जाता है। ओवैसी साहब, एक चीज बताइए, आपने 2008 से अब तक 11 राज्यों में अपनी पार्टी पहुंचा दी। दिल्ली पर नजर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली पे नज़र नहीं है मेरा। देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी का एक नेचुरल एक्सपेंशन का प्लान होता है, तो हमारी पार्टी की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि, और इससे भारत की लोकतंत्र मजबूत होगा, डेमोक्रेसी मजबूत होगी, तो वही उसमें काम कर रहे हैं। और ईमानदारी की बात तो यह है कि हमारे बुज़ुर्गों की मेहनत का फ़ायदा मैं उठा रहा हूँ। उन्होंने इतनी पार्टी को मजबूत किया उस वक्त आंध्र प्रदेश में कि मैं अब उसको आगे लेके जा सकता हूँ, तो क्रेडिट उनको जाता है। पर कुछ लोगों को दर्द भी है इस बात का कि आप मजबूत हो रहे हैं, वो कमज़ोर हो रहे हैं, जहाँ पहुँचते हैं वो सत्ता से दूर हो जाते हैं। तो कंपटीशन है, तो कंपटीशन में सबको मेहनत करना पड़ेगा। तो कभी मैं नहीं जीतता हूँ, कोई दूसरा जीतता है, तो इसमें तो कोई ताजुब की बात नहीं होनी चाहिए। उसमें तो सबको मेहनत करना है, काम करना है, आवाम का दिल जीतना है। आपकी फ़ैन फॉलोइंग तो बहुत है, चाहे यहाँ हो, हैदराबाद में हो, कश्मीर में हो, दिल्ली में हो। इसका सीक्रेट क्या है? सब इसमें देखिए, ये बात सच नहीं है, क्योंकि अगर इतना फॉलोइंग होती तो मैं कई चुनाव जीत जाता। तो लोग सुनते हैं, मगर अभी बहुत मेहनत करना है, बहुत कामयाबियाँ हासिल करना है, बहुत से मंजिलों को पाना है। तो अभी लड़ाई जारी रहेगी, जद्दोजहद चलती रहेगी। तो इस पे मैं खुश नहीं हो सकता हूँ, मगर बहुत आगे जाना है, कोशिश करते रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब की डबल पावर है, अगर जितवा ना सकें तो हरवा ज़रूर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, काशीराम साहब ने अच्छा कहा था कि इलेक्शन आप लड़िए, पहले हारिए, हरवाइए, फिर जीतिए। तो इलेक्शन लड़ना है तो आप जब तक आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो आप अपनी ताकत कैसे दिखाएंगे, आप अपनी पार्टी की स्ट्रेंथ कैसे दिखाएंगे। तो इसीलिए हम इलेक्शन लड़ते हैं, और बहुत सी बार कामयाबी नहीं मिलती, मगर हम लड़ते हैं इलेक्शन ताकि हमारी सफ़र को हम जारी रख सकें, और आज नहीं तो कल मिलेगी कामयाबी। एक चीज़ बताइए कि अखिलेश, ममता और कांग्रेस के कई नेता आपको सोशल मीडिया स्टार बोलते हैं। हैदराबाद में रॉक स्टार, ये लोग कहते हैं आप सोशल मीडिया स्टार। सही बात है? नहीं, चलिए, कुछ तो मान तो लिए हैं। इनका बड़ापन है कि मुझे कुछ मान लिए लोग कि मैं कुछ हूँ। अच्छा, ये पूरा किसान आंदोलन चला, ओवैसी साहब आप नज़र नहीं आए। नहीं, किसान आंदोलन में तो ये तो ए पॉलिटिकल आंदोलन है, और हम सब लोग उसकी तायीद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उनको। तो उसमें जाकर खामखा हम लोग माहौल को क्यों ख़राब करें? वो लोग कर रहे हैं। हाँ, उनकी डिमांड जो है वो जस्टिफाइबल डिमांड्स हैं, और सरकार को उसको मानना चाहिए, कबूल करना चाहिए, और ये हम बोले हैं और फिर से बोल रहे हैं। ओवैसी साहब, आपको एक मैं मसले पे लाता हूँ। मैंने आपकी पूरी स्पीच सुनी संसद में, आपने लंबा भाषण दिया था। आप काफ़ी नाराज़ थे, गुस्से में भी थे जब आपने भाषण दिया। आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा था सदन में? नहीं, कहाँ गुस्सा था? वो गुस्सा तो नहीं था। नाराज़ थे आप? नहीं, आप यही बात नरेंद्र मोदी के बारे में क्यों नहीं बोलते? 1.5 घंटे का भाषण दिए। नहीं, वो बात अलग है भाई। आप नाराज़ थे, आपने 8 मिनट बोला, तो उसमें गुस्सा कहाँ नजर आएगा? 8 आपने 92 की बात को प्राण प्रतिष्ठा से जोड़ दिया, राम मंदिर वाले। हाँ, बिल्कुल, ये फैक्ट है। देखिए, 22 जनवरी की बुनियाद तो 1949 में डाली गई थी, जब जीबी पंत ने मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखने की इजाज़त दी। 22 जनवरी की बुनियाद तो 6 दिसंबर को डाली गई। तो ये बिल्कुल सच है। और अगर 6 दिसंबर नहीं होता, 22-23 दिसंबर की रात में 49 में मस्जिद में मूर्तियां नहीं रखी जाती, तो 22 जनवरी मुमकिन था क्या? बताइए आप।
लेकिन ओवैसी साहब, ये जो मंदिर बना है वो तो कोर्ट के आदेश से बना है। हाँ हाँ और बिल्कुल। उसका दूसरा पहलू भी है, नहीं कोर्ट मस्जिद की जगह भी है। नहीं कोर्ट इसीलिए तो हमने डिसएग्री किया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम आस्था की बुनियाद पर ये फैसला दे रहे हैं, और वही सबसे बड़ा आज प्रॉब्लम बन चुका है और कल भी बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप आस्था को फैक्टर बनाएंगे तो फिर एविडेंस का क्या होगा? अगर कोर्ट आस्था के फैसले करेगा तो फिर आपकी आस्था मेरी आस्था से बढ़ के कैसे होगी? बताइए आप। वो तो गलत है वो। इसीलिए हम यकीनन सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, आखिरी कोर्ट है, और जस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा था, सही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। तो वो फैसला बिल्कुल जो फैसला आया था वो आस्था की बुनियाद पर था। और जिस बात का मुझे खदशा था, डर था कि ऐसे कई इश्यूज ओपन हो जाएंगे, अब इश्यूज ओपन हो गए। आपका ऑब्जेक्शन किस चीज़ पे है ओवैसी साहब? आपका ऑब्जेक्शन राम मंदिर पे है या उससे जुड़ी आस्था से है? नहीं, मेरा ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को वादा कर वहाँ पर अडवाणी और जितने बीजेपी आरएसएस के नेता थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को वादा किया था कि हम मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, और मस्जिद को उन्होंने शहीद कर दिया, डिमोलिश कर दिया। और तरफे तमाशा ये है कि किसी एक का भी कन्विक्शन नहीं हुआ उसमें, किसी एक का भी कन्विक्शन नहीं हुआ। अगर जीबी पंत उस वक्त उन मूर्तियों को हटा देते और बोलते कि नहीं ये गलत हुआ है, 145 सीआरपीसी इस्तेमाल कर लेते, तो ये इशू नहीं बनता। आप बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने 86 में ताले खोल दिया आप। तो ये तो एक नाइंसाफी की एक पूरी लिस्ट है। तो यही हम बता रहे हैं। क्यों किसी मंदिर के ऊपर हमारे को गुस्सा होगा? भाई ये मुल्क, जैसा अभी आपने कहा, ये मुल्क की खूबसूरती, इसकी डाइवर्सिटी है, इसका प्लुरलिज्म है। इस देश का कोई मजहब कभी था नहीं, ना कभी रहेगा। ये देश तो उन लोगों को भी मानता है जो किसी भगवान या अल्लाह को नहीं मानते। तो इस देश को अगर आप एक समुदाय, रिलीजन से जोड़ देंगे तो ये तो संविधान के खिलाफ है।